सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और सीक्वेंस डिफाइन कैसे होता है ये भी मैंने पहले वीडियो में बात कर ली। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे आना। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करने वाले हैं आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक्सरसाइज है। अब एपी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड अपने आप में तो होता है, एंड दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो अब देखो क्या होता है एपी, इस चीज को समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था सीक्वेंस क्या होते हैं, और अगर वही सीक्वेंस एक फिक्स पैटर्न फॉलो करें और हर एक नंबर के बीच में एक फिक्स डिफरेंस हो तो वो वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन का डिफरेंस जरूर जानना, एक बार फिर से जाके उस वीडियो को देखना। तो आप देखो, अगर मैं लिख दूं लेट्स से 2 7 12 17 22 एंड सो ऑन। अब आप अगला टर्म आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो क्योंकि आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें मैंने 5 को ऐड किया, इसमें मैंने फिर से 5 को ऐड किया, इसमें फिर से 5 को ऐड किया, इसमें फिर से 5 को ऐड किया। तो हर टर्म में सेम अमाउंट से हम एडिशन कर रहे हैं क्या? लेकिन सिर्फ एडिशन पे एपी डिफाइंड होता है? नहीं। अगर मैं ऐसा भी कुछ लिखता, लेट्स से 8 4 0 -4 -8 एंड सो ऑन, तो हुआ क्या यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या हुआ -4, फिर से -4, फिर से -4, तो अगला टर्म क्या आएगा -4 करके आएगा जो होगा -12। तो हर एक टर्म कैसे आ रहा है? पिछले टर्म में 4 को सब्ट्रैक्ट करके। तो एपी इतना ही है, यही एपी होता है कि जब आप पिछले टर्म में कुछ ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, नया टर्म मिल जाए और ये पैटर्न थ्रू आउट एग्जिस्ट करे, देन ऐसे पैटर्न्स, ऐसे सीक्वेंसेस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हेंस एपी इन शॉर्ट। तो एपी को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, कैसे आपको इसके सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आपको जनरल टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट से अगर कैलकुलेट करोगे तो कौन सी पोजीशन पे टर्म आएगा, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है हम दो पार्ट में करेंगे, आज एक्सप्लेनेशन प्लस 10 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एपी को समझते हैं डिटेल में। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि आप कैसे टर्म्स को लिखते हो, आप सीक्वेंस कैसे लिखते हो, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप nth टर्म तक पहुंचते हो, n टर्म जिसमें है, और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जनरली हम फाइनाइट एपी की ही बात करते हैं, लेकिन इनफाइनाइट भी हो सकती है, दोनों तरीके की एपी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बोलूं कि पहला टर्म a है तो अगला टर्म जो होगा उसमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो वो फिक्स्ड वैल्यू में d बोल देता हूं। तो अगला टर्म जो आ गया वो आ गया a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो गया। फिर a3 जो होगा वो अगला टर्म है, इसमें क्या किया मैंने, d को ऐड किया, तो सेम क्वांटिटी मुझे फिर से ऐड करनी पड़ेगी, मुझे मिल जाएगा अगला टर्म एज a प्लस 2d। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे फिर से d को ऐड करना पड़ेगा a प्लस 3d, क्योंकि यही तो एपी था कि हर एक टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो a माइनस डी ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब हर दो टर्म्स के बीच का जो गैप है उस एपी में, उस सीरीज में, वो कांस्टेंट होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ये नहीं कि आप इसका और इसका गैप देख रहे हो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो और उनका जो गैप होगा दैट विल ऑलवेज बी टी। तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते गए, तुमने देखा कि a1 तो सीधा a था, a2 लेकिन a प्लस डी था, a3 a प्लस 2d था, a4 a प्लस 3d था। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करोगे तो a प्लस 4d a प्लस 5d मिलेगा। मतलब कि जो पहला टर्म था उसमें d की कोई वैल्यू नहीं थी, तो क्या मैं उसको 0d बोल सकता हूं? यस। a2 क्या होगा, a प्लस डी, d के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ थर्ड टर्म में d के साथ कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो nth टर्म तक जब तक पहुंचेंगे तो मुझे मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 टी। सो जो भी सबस्क्रिप्ट में नंबर था उससे एक लेस उसमें था, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 5 के लिए a प्लस 4d हो जाएगा, एंड ये चीज देखो कंटिन्यू होती जाएगी जब तक आप nth टर्म तक ना पहुंचो। एंड इसी को हम जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं एपी का, कि आप n के पोजीशन के बेसिस पे उस टर्म को कैलकुलेट कर पाओ। यहाँ पे जो a था उस चीज को बहुत ध्यान से समझना, a जो था आपका दैट वाज फर्स्ट टर्म, और जो d था दैट वाज कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा, और n इज द नंबर ऑफ टर्म, मतलब पोजीशन नंबर आप बोल रहे हो कि nth वैल्यू या nth पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपको टर्म चाहिए उस पोजीशन का टर्म मिल जाएगा, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। यहाँ पे जो डिफरेंस कॉमन था इसीलिए कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं इसको हम। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा an का, या tn भी आप इसको बोल सकते हो, वो मिलता है a प्लस
n-1 इंटू डी। एक्सप्लेनेशन उधर देखो लिख दी कि क्या है ए क्या है डी। इसी के साथ आप इस चीज को ऐसे कंप्लीट करके बोल सकते हो कि ये है आपके जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया कि आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है वो समझना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये जनरल टर्म है, इसको an या tn तुम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब अगर इससे तुम सारे के सारे टर्म्स को उठा लो, मतलब टर्म्स को उठाएंगे तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुमको मैं बताता हूं, एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एवरेज क्या कहता है, एवरेज जैसे कि आपने लिखा मान लो दो टर्म्स की 2 4 6 8 10, ये एक एपी है और 5 टर्म्स मैंने दिए। इफ आई से कि इसका एवरेज क्या होगा, तुम बोलोगे सर एवरेज तो हमने 55 में पढ़ा है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर देते हैं, द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 5 ही क्वांटिटीज थी। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 30 और डिवाइड बाय 5 करोगे आपको मिल जाएगा 6, करेक्ट। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि द सम अपॉन n। एक चीज लेकिन एपी में ये प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती है कि एवरेज जो होता है दैट विल ऑलवेज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या था, 6 था, तो एवरेज भी देखो 6 आया। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 हो, अगर इसमें एक टर्म मैं और जोड़ दूं, मैं बोल दूं कि यह है 2 4 6 8 10 और 12। अब इनके बीच का बीचों बीच का टर्म ये, अब बीच में क्या आएगा 6 और 8 के 7, आप ऐड करके देखो डिवाइड बाय 6 करोगे आपको इसका एवरेज 7 मिलेगा। तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एपी इज, अगर आप एपी का एवरेज लोगे तो द एवरेज विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म, इतना हमेशा याद रखना। तो ये चीज होती है, लेकिन अभी मैं फॉर्मूले को आपको दिखाना चाहता हूं। जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू दी एवरेज। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू दी एवरेज। और एवरेज अभी बहुत ध्यान से आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। यहां पे पहला टर्म 2 था, आखिरी टर्म 10 था, तो अगर मैं पहला टर्म और लास्ट टर्म उठा लूं और इनका एवरेज ले लूं, मतलब इंस्टेड ऑफ एडिंग देम ऑल व्हाट आई जस्ट डू इज 2 + 12 डिवाइडेड बाय 2, मुझे अभी भी ना 6 ही मिलेगा। तो इफ आई टेक द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मुझे स्टिल क्या मिल रहा है, मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल रही है। सो एवरेज की जगह मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि जो सम की वैल्यू होगी n इंटू द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। तो फॉर्मूला अगर आप समझ पाए यहाँ पे तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर लोगे। मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ, डेरिवेशन की कुछ आपको खैर नीड नहीं है, बट सम का जो फॉर्मूला बनता है वो यहीं से बनता है। तो कहते ये हैं कि भाई आपके पास n टर्म्स थे उनका सम करना है, तो a सम ऑफ एपी आपको निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a + d होता है, फिर तीसरा टर्म a + 2d होता है। एंड इस तरीके से ये सीरीज चलती जाती है जब तक आप a + n-1d तक ना पहुंच जाओ। तो ये चीज ऐसे आपकी कैरी फॉरवर्ड होके चलेगी। अब अगर आप इसको सम करोगे, इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला देते, देखो a जो है वो कितनी बार लिखा है, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप उसको n इंटू a बोल सकते हो। लेकिन इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का ap का, दैट सम ऑफ n टर्म्स विल ऑलवेज बी n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a, n और d की वही मीनिंग है जो अभी पीछे हमने जनरल टर्म में देखी थी, और कोई नया इसमें फॉर्मूला नहीं है, बस इकलौता यही एक फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और जितनी भी टर्म्स का आपको सम करना है वो दिया हो। अब इसमें एक नई चीज आपको दिखाता हूँ, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, मतलब n/2 तो बाहर ही रहना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये a बन जाएगा, दो है ना, तो a + a इंटू n-1 इंटू डी। तो ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, हाँ जी ये आपका nth टर्म है। और अगर आपको मालूम है कि टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, n कैन बी एनीथिंग 10 15 20 व्हाटएवर दैट इज, तो ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो a जो होता है वो तो अपना फर्स्ट टर्म है, दिस इज n/2। a को क्या बोलते हो आप, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और a + n-1d, अगर आप n टर्म्स की ही वैल्यू निकाल रहे हो, मानो 20 टर्म्स का सम कर रहे हो, तो ये लास्ट टर्म ही तो है, प्लस लास्ट टर्म। तो अगर आपको कभी भी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका काम आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। एंड रिमेंबर ये वाली चीज तो मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका था, क्यों, क्योंकि एवरेज के कॉन्सेप्ट से वो निकल के आता है। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको आप साइड बाय साइड अगर चीजें लेके चलते हो, पढ़ते हो, आपके बहुत ही काम आता है, लेकिन आपके स्कोप ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके जाना, मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए पक्का लेकर आऊंगा।
तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के दो फॉर्मुलेज होते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये होता है जहां पे आपको फर्स्ट टर्म जब दिया हो उसको यूज करना है और कॉमन डिफरेंस दिया हो उसका यूज करना है। यहाँ पे जब आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों दिया है और पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके सम निकाल लेना है। एंड दिस दैट्स इट। आपको इन दोनों फॉर्मूले से पूरा एपी पूरा चैप्टर हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो कमर की पेटी बांध लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी समझ लो। ऑपरेशंस ऑन एपी, अगर आप इफ यू अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू ईच टर्म ऑफ एन एपी इट स्टिल रिमेन्स एन एपी। इसका मतलब यह है कि मान लो एक एपी थी कुछ इस तरीके से 2, 5, 8, 11, 14, ये एक एपी थी, 5 टर्म्स की एपी है। अगर आप इसमें कोई भी नंबर ऐड करते हो, कोई भी नंबर ऐड करते हो, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है एपी का वो सेम रहेगा। दूसरी चीज ये वो स्टिल एक एपी रहेगी। मानो मैं हर एक नंबर में 5 ऐड करना चाहता हूं, तो अगर मैं 5 ऐड करूंगा ये 7 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा और ये 19 बन जाएगा। अभी भी इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का ही है जैसे इसमें था। तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि अगर आप सेम ऑपरेशन करते हो हर एक टर्म में, चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, तो जो न्यू एपी बनेगी, न्यू एपी विद फर्स्ट टर्म a प्लस के हैव द सेम कॉमन डिफरेंस डी। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी सेम चीज कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर k से तो कॉमन डिफरेंस बदल जाता है। अब कॉमन डिफरेंस d इंटू के हो जाता है और डिवीजन के केस में कॉमन डिफरेंस d अपॉन के आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, सब में 5 ऐड कर दिया था, लेकिन इसी की जगह पे आप डबल करते, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इंस्टेड ऑफ दिस 2 आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 4, ये 10, ये 16, ये 22, ये 28। तो अब आप देखोगे कि एपी में जो डिफरेंस हो गया वो 6 का हो गया, अपने आप 6 हो गया। तो पहले डिफरेंस कितने का था, 3 का था, अब 6 का हो गया। कैसे? क्योंकि आपने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये दो चीजें याद रखना। हो सकता है कहीं एमसीक्यू में कभी पूछ लिया तो आपके बहुत काम आएगी। तो ये ऑपरेशंस आप एपी में कर रहे हो तो ये आएगा। एपी का एक लीनियर फॉर्मूला होता है, इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ an प्लस b इट देन इट्स एन एपी। अगर इस तरीके का फॉर्म आपको मिलता है तो आपको एक एपी ही मिलेगा। हमेशा जो अगला टर्म होगा फिक्स डिफरेंस के साथ आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो बी का नहीं होगा, वो ए का डिफरेंस होगा। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये ए बी के फॉर्म में उन्होंने लिख दिया है जरूर, लेकिन यहाँ पे आप ये ए फर्स्ट टर्म को नहीं बता रहा, ये बता रहे कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो द बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस इज लाइक दिस कि आप लिखोगे कि जो आपका nth टर्म होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1d। तो जब आप लिखते हो nd, ये वाला चीज जो n होता है इसी से आपका कॉमन डिफरेंस आता है, यही आपका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। इस बात को याद रखना। और अगर आपको क्वाड्रेटिक सम फॉर्मूला दिया है, आपको nth टर्म निकालना है, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की थी, इसके क्वेश्चंस भी किए थे, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। अब एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करते हैं, जहां पे हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। आज के वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस इसमें निपटाते हैं। इसको करने के बाद उस पर जाके आप देख सकते हो। तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा इसमें गलत दे दिया गया। दिस क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन सही मायनों में ये लिखा है -3, -2 टाइम्स 1/4, -1 1/2, -0 एंड इसके बाद -3/4 देन 0, -3/4 प्लस नहीं है, -3/4 देन 0 एंड सो ऑन। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो जो गलत दिया है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे जज करते हैं कि आंसर क्या आएगा। सो -3, इधर से -9/4 मिल रहा है, इधर से मिल रहा है -2 -9/4, यहाँ से आ जाएगा 2 3/2, यहाँ से मिल रहा है -3/4, यहाँ पे आ रहा है 0। तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि ये नेगेटिविटी इसकी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। पहले -3 था, फिर -9/4 हुआ, फिर -3/2 हुआ। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। तो सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो माइनस में ऑलरेडी वो साइन लगा है। तो आपने नोटिस किया क्या हुआ, अगर यहीं पे देख लिया तो आपका 3/4 ऐड हुआ। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा 3/4। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 3/4 आ जाएगा। तो एक बार अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाता है देन क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले nth टर्म लिखना होगा, जो होता है पहला टर्म था -3 प्लस n-1, n-1 को ऐसे लिखना है और d की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 3/4। ये मैंने बस सिंपली AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा और कुछ भी नहीं। आपको कैलकुलेट करना है A10। मैंने सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाला और फर्स्ट टर्म आपको दिया था, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A10, तो इधर आ जाएगा -3 एंड प्लस में n-1, n की जगह 10 रखा तो 9 इंटू 3/4 मिल जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू, नीचे एलसीएम 4 आएगा, इधर से -12 प्लस का 27 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 15/4। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपसे इसमें बोला गया है कि √3 √12 √27 √48। अब चाहो तो यहाँ पे एक पैटर्न देखो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, 3 इंटू 9, लेकिन इसको हम प्रॉपरली ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये √3 तो चलो ठीक था, दिस कैन बी डन एज √3 इंटू 4 कॉमा √3 इंटू 9 एंड दिस इज √3 इंटू 16। तो जो परफेक्ट स्क्वायर उनको बाहर ले लिया, ये √3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा। अगर आप इस पैटर्न को कंटिन्यू करोगे, आगे देखते हुए भी चलोगे, तो 1√3 2√3 3√3 ये चलता गया, तो आपका जो 10th टर्म आएगा वो बाय डिफॉल्ट 10√3 आ जाएगा एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो जब भी आपसे ये एंड ऑफ द सीक्वेंस वाली बात करी जाएगी तो बेटर क्या है, आप क्या दूसरा जुगाड़ निकालोगे, पीछे से काउंट करोगे? अरे यार कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर ये एंड से बोल रहे हैं हमें क्या दिक्कत, ये भी अगर इधर से एपी है तो डेफिनेटली इधर से भी एपी होती है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस इज सेम एज 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका भी फॉर्मूला होता है, बट क्यों फॉर्मूलेज आपको रटने हैं? 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 85 सो ऑन। और यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का था, इसमें 3 ऐड हो रहा था, मतलब इसमें 3 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर इधर 3 ऐड होते हुए सीक्वेंस बन रहा है, देखो सब में 3 ऐड हो रहा था, तो उल्टे में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना। तो इधर 85 82 79 सो ऑन, जब तक आप -2 एंड -5 तक ना पहुंच जाओ। हमें 7th टर्म निकालना है इधर बिगिनिंग से। तो आपके पास पता है आपको कि ए जो है वो 85 है, और जो डी होगा वो सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म आ जाएगा, विच इज 82 माइनस 85 यानी कि -3। तो डी आ गया -3, रिवर्स हो जाता है, बस इधर अगर एडिशन में था उधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो डी आपके पास -3 आ गया, ए आ गया 85। अगर आपको इसका nth टर्म निकालना है तो सिंपली लिखो पहला टर्म 85 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3। हमको चाहिए 7th टर्म, तो 7th टर्म विल बी 85 प्लस 6 इंटू -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 85 माइनस का 18। अगर ये 88 होता 18 माइनस करते 70 आता, बट 3 और ले लो उससे 67 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपलीफाई कर सकते हो कैलकुलेशन में बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया था, जब मैं आपको एपी बता रहा था तो मैंने कॉमन डिफरेंस बताया था कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो आप उसको एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए एन माइनस में ए एन माइनस 1, ये होता है कॉमन डिफरेंस। एक छोटे से उसमें कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में आपको लेना होता है, मतलब कि ये वैल्यू सेम होगी a2 माइनस a1 से, a3 माइनस a2 से, a4 माइनस a3, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जिसमें बाद वाला टर्म पहले और पहले वाला टर्म बाद में माइनस होता है, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करते हो। तो ये वाला पार्ट रह गया था, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन पता है, दिख रहा है, तो हमें देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस जैसे देखोगे, अभी बताया कि भाई बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म है ना, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद में भी उसको कर सकते हो सेम। तो यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा, 19 इंटू 5 आपको 95 मिल जाता है। तो 91 माइनस का 95, तो -4/5 हो जाएगा आपका डी। अब आपको डी मिल गया, एंड अब आपको ऐसे nth टर्म निकालना है। nth टर्म के लिए क्या होता है, पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 4/5। हमसे बोला है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n के बारे में मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 0th टर्म जैसा कोई चीज नहीं होती। अब हमको ये देखना है, वी हैव टू फाइंड
we have to find n such that कि जो आपका ये nth टर्म है दैट मस्ट बी लेस देन 0, मतलब जो ये पूरा सेटअप था वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 19 प्लस में n माइनस 1 इंटू माइनस का 4/5 मस्ट बी लेस देन 0। अब इस माइनस को उधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 19 मस्ट बी लेस देन n माइनस 1 टाइम्स 4/5। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 9 95 डिवाइडेड बाय 4 मस्ट बी लेस देन n माइनस 1। बट ये देखने में अच्छा नहीं, 5 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे मल्टीप्लाई, n को इधर कर लेते हैं, n माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि देखो ओपनिंग साइन यहाँ पे लगा हुआ है एंड 95/4 आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो n माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 95/4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर 1 को पहले उधर भेज सकते हो। तो अगर आप 1 को उधर भेजोगे तो ये मिल जाएगा n माइनस 1, n मस्ट बी ग्रेटर देन 95 माइनस 4 91/4 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मिलेगा कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 91 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2, 11 बचा विच इज अप्रोक्सीमेटली 22 फिर 3 बचा विच इज 7, 22.7। n की वैल्यू 22.7 से बड़ी होनी चाहिए, और जस्ट बाद वाला इसके कौन टर्म आता है दिस, देयरफॉर n हैज टू बी 23, n शुड बी ग्रेटर देन 22.7, लेकिन n क्या है, एक नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव उसमें डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो 23rd टर्म ऐसा टर्म होगा जो आपको पहला नेगेटिव वैल्यू देगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस। अब इधर 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, उसके बाद देखो 4 का डिफरेंस था, फिर 21 आएगा, फिर 25 आएगा एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है 197 तक जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो पहला टर्म 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। इनके टर्म्स जो मैच हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 मैच हुआ, फिर 13 मैच हुआ, इस लॉजिक से 25 भी मैच होना चाहिए। 13 के बाद क्या आएगा, 3 का डिफरेंस था तो 16 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 25 भी आया, ये भी मैच हो गया करेक्ट। और ये कहाँ तक जा रहा है 196 तक जा रहा है। तो ये मैचिंग देख रहे हो, आइडेंटिकल टर्म्स हमको मिल रहे हैं, और आइडेंटिकल टर्म्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, 12 के गैप पे मिल रहे हैं। अगर आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि 12 के गैप पे हैं तो आप बहुत सही जगह जा रहे हो। तो हमें ये मिल गया एक प्रॉपर सीक्वेंस। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमको एक ऐसे n की वैल्यू ढूंढनी है जो 196 197 से मतलब कम वैल्यू में दे, और आपको दोनों में कॉमन, पहला टर्म 1 कॉमन था, तो इसमें होता ये है कि एक न्यू एपी फॉर्म होती है, न्यू एपी शुड बी 1 13, ये न्यू एपी है, जो कॉमन टर्म्स की एपी होगी ये न्यू एपी कहलाएगी। इसमें होगा 1 13 25, अगला टर्म 37 एंड ये सो ऑन जाता रहेगा। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इन दिस न्यू एपी जो पहला टर्म है आपका a दैट इज 1 और कॉमन डिफरेंस है 12, तो आपको इसके nth टर्म को कैलकुलेट करना था। nth टर्म आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d था 12, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 1 प्लस 12n माइनस का 12 और 12n माइनस का 11, ये है आपका nth टर्म, दिस इज द nth टर्म। और हमको ये जो वैल्यू चाहिए वो 196 से कम चाहिए। क्यों कम चाहिए, बिकॉज अगर 196 के ऊपर गए तो दोनों में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है, इसका हाईएस्ट वैल्यू 196 था, इसका हाईएस्ट वैल्यू 197 था, तो इसको हमें चाहिए, वी नीड an सच दैट कि वो 196 से छोटा हो। 197 क्यों नहीं लिया, फॉर सिंपल रीजन कि इसमें 197 नहीं था, आपको 196 तक ही जाना था। दिस इंप्लाइज कि जो 12n माइनस 11 की वैल्यू होगी वो 196 से छोटी होगी, या जो 12n होगा वो 207 से छोटा होगा। इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, जो n है दैट मस्ट बी ग्रेटर लेस देन 207 डिवाइडेड बाय 12, तो n मस्ट बी लेस देन, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आया और 6 कितना बचा 87 बचा, और 7 टाइम्स 84 होता है पॉइंट समथिंग समथिंग, तो n मस्ट बी इक्वल्स टू 17, n 17 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, तभी ये वाली एपी बैलेंस्ड है। तो आपको n एग्जैक्टली कितना मिल रहा है 17, यानी कि टोटल 17 टर्म्स ऐसे होंगे जो इन दोनों एपीज में कॉमन होंगे। आई होप यू गॉट दिस, एंड इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड इट्स 10th टर्म। ये पिछले, आई गेस ये पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो गया, बट ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले आपको 10th टर्म निकालने के लिए nth टर्म निकालना है।
आपको Sn पता है तो Sn-1 निकाल लो, तो जहां जहां आपको n दिखे उसकी जगह n-1 लिख दो, समथिंग लाइक दिस। ठीक, सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n और माइनस में 2n प्लस में 2। तो सिंप्लीफाई सही से करना वरना दिक्कत हो सकती है। 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 6n माइनस का 2n प्लस 2, तो ये मिल जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 8n एंड 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग एज द nth टर्म, मतलब n-1 सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो आपको चाहिए an के लिए यू नीड टू फाइंड Sn माइनस ऑफ Sn-1। अब Sn यहाँ पे क्या है, 3n स्क्वायर माइनस का 2n, और आप Sn-1 क्या निकाला आपने, 3n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस का 5। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, 3n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 16n और माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ आप सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल आउट हो गया, 14 ये 16 क्यों हो गया, सॉरी 8n होगा, 8n 6n हो जाएगा, 6n minus 5. So this is what you'll be getting, 6n minus 5 as the nth term, and you need to find a10, 10th term निकालना है। तो 6 into 10 minus का 5, 60 minus 5, answer is 55. So this is the 10th term of the AP. Okay, I hope this is also clear. Easy question. Let's move on to the next one, which is question number 6. If the third term of an AP is 12 and the seventh term is 24, find its 10th term. ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता है जो काफी इजी होती हैं। मान लीजिए इन्होंने थर्ड टर्म बोला है कि a3 आप लिख लिए, ये 12 है, और आपने बोला सेवेंथ टर्म जो है वो 24 है। हाँ, ये गलती मत करना कि a10 ये 3 और 7 ऐड होके 36 हो गया, हो सकता है आ भी जाए बिकॉज ऑफ द टर्म्स डिफरेंस, बट मे बी जरूरी नहीं है। a3 जो होगा उसको आप a प्लस 2d लिख सकते हो, ये 12 है। a7 को आप लिख सकते हो a प्लस 6d, समझाया था ना कैसे होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये 24 है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सारी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके इधर माइनस 4d आया, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 12 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, d आ जाएगा 3, यू गॉट d3। अब कहीं पे भी रख दो आपको a मिल जाएगा। लेट्स से इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, आप इक्वेशन 1 में रख दो, तो 2 इंटू 3 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ d, आपको पता है ये a प्लस n माइनस 1d होता है, तो an का जनरल टर्म आप निकाल लो, a है आपका 6 प्लस n माइनस 1 और d है 3। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, 10th टर्म निकालना है। तो a10 के लिए 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, तो 6 प्लस 9 इंटू 3, ये 27 प्लस 6 33, तो आंसर इज 33। तो 10th टर्म विल बी 33, 6 से जब शुरू हुआ है और आप 3 को ऐड करते जा रहे हो। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 7th। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, कितने टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर एपी में। अब एपी सही लिखी है तो टर्म्स हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको a पता है -1, d निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, लेकिन ऑलरेडी माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -5/6 प्लस 1, द आंसर इज पॉजिटिव का 1/6। तो ये d पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। इसमें आपको निकालना है nth टर्म, और nth टर्म आता है -1 प्लस n-1 और d विच इज 1/6, और nth टर्म ये सारे टर्म्स के लिए वैलिड है, तो आखिरी टर्म के लिए भी तो वैलिड होगा। अब जब आखिरी टर्म के लिए चीज वैलिड है तो यू कैन जस्ट पुट इट हियर। तो nth टर्म, इसको हम लास्ट टर्म को भी nth टर्म बोलते हैं। सो द लास्ट टर्म इज 10/3, इंस्टेड ऑफ दिस an मैं 10/3 लिखूंगा, इधर आ जाएगा -1 प्लस में n-1 इंटू 1/6। अब -1 इधर भेजोगे तुमको मिल जाएगा 13/3, इधर आके प्लस हो गया, एलसीएम लिया, कर ही देते हैं आपके लिए एक स्टेप, 10/3 प्लस 1 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/6, तो 13/3 इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड इधर 1/6, ये कैंसिल करोगे 1 से, ये 2 से, इधर मल्टीप्लाई करोगे 26 इक्वल्स टू n-1, यहाँ से n आपको 27th मिलेगा। तो 27th टर्म है टोटल। तो पहला टर्म जिसमें -1 था, लास्ट टर्म 10/3, कौन सा टर्म है, 27 टर्म। सो देयर आर 27 टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एपी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मे बी आगे के क्वेश्चन में काफी ज्यादा रिलेवेंट हो, और होगी भी। मैं आपको समझाता हूँ क्या रिलेवेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ साथ तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक चीज आप समझो, अगर मैं आपको बोलूं इफ x, y एंड z आर इन एपी, सिर्फ 3 नंबर्स की हम बात करेंगे,
तो AP का मतलब क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा D, वो इनके बीच का भी डिफरेंस होगा D। दोनों के दो बीच में जो नंबर्स है, जो कांस्टेंट वैल्यू, वो तो सेम होगी। सो आप ये भी तो बोल सकते हो, इफ दे आर इन AP देन जो y माइनस एक्स है, यानी कि इसका d सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू z माइनस वाई। यानी कि आप y को अगर इधर भेज दो तो 2y आ जाता है, नेगेटिव उधर जाके प्लस हो जाता है, x प्लस z। तो क्या होता है, अगर तीन टर्म्स x y z AP में होते हैं, जो बीच वाला होता है उसका डबल कोने वालों के सम के बराबर होता है, एज सिंपल एज दैट। अब जो भी आप AP उठा लो, से 2, 6, 10 का भी उठा लो, तो इन दोनों का जो सम है वो 12 है, और इसका जो डबल करोगे वो भी 12 है, तो 12 इक्वल्स टू 12 हो जाता है। तो कभी भी तीन टर्म्स AP में दिए होंगे तो आपको ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। आगे और भी चीजें, अगर तीन टर्म्स दी उनको सपोज करना हो तो क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसी पे बेस्ड है। तो इफ x y and z are in AP you have to show that कि LHS equals to RHS। अब x y z in AP का मतलब अभी मैंने आपको बताया, this implies कि 2y की वैल्यू has to be x plus z, this has to be x plus z। ये होता है x y z AP का मतलब कि 2y, ये आपको बताना चाह रहे हैं बुक वाले कि ये चीज आपको लिखनी है इसमें। अब आपने 2y equals to x plus z लिखा, तो जहां जहां ब्रैकेट देख रहे हैं LHS में, LHS पे आओ, x प्लस, देखो 2y दिखा, x प्लस z लिख देंगे, तो एक और x प्लस z, इंस्टेड ऑफ 2y मैंने x प्लस z लिखा, और ये माइनस का z था। फिर यहाँ पे भी आते हैं, x प्लस z माइनस y। अब यहाँ तो 2y था ही नहीं, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, x प्लस z तो था। अब अगर x प्लस z दिया है तो x प्लस z को लेफ्ट वाली वैल्यू भी तो लिख सकते हो, तो यू कैन राइट 2y माइनस वाई। तो इस पूरी चीज को मैंने 2y लिख दिया बिकॉज होता है, उसको माइनस y कर दिया क्योंकि वो बचा था, इंटू z प्लस 2y, 2y अगेन x प्लस z आप लिख लोगे, और माइनस में x लिख लोगे, ये आपने LHS लिख दिया। एक बार क्वेश्चन लिखना फिर ये लिखना, यहां से z कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचा 2x इंटू 2y माइनस वाई वाई इंटू जेड प्लस जेड 2z। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तुमको मिल जाएगा 4xyz विच इज इक्वल्स टू RHS, एंड यू कैन से हेंस प्रूव्ड। लो भाई हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी डन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नॉट सो इजी बट यस यू शुड गेट इट, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे बोला गया है 2x plus 1 and the 4x minus 1 are the first three terms of an AP, then find the fourth term। अब देखो यहाँ पे मिसिंग एक चीज, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स तो है नहीं, तो मिसिंग क्या था मैं बता दे रहा हूँ। इफ यहाँ पे x आएगा, x, 2x plus 1 and 4x minus 1, तीन टर्म्स कौन से हैं, तीन टर्म्स हैं x, 2x plus 1 and 4x minus 1 are in AP। अब अगर ये AP में है तो वही कॉन्सेप्ट A B C, तीन टर्म्स थे, बीच वाले का डबल करोगे, दिस इंप्लाइज जो बीच वाले का डबल है 2x plus 1, इसका डबल, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू साइड वाला ये यानी कि x, और इस साइड वाला 4x plus 1, इनके सम के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x plus 2 आएगा इक्वल्स टू 5x minus 1 आएगा। नंबर से एक तरफ वेरिएबल एक तरफ करो, 1 को इधर लाओ 3 हो जाएगा, 4x को उधर ले जाओ x हो जाएगा, देन x हैज टू बी 3। अब अगर आपको x 3 मिल गया, यू कैन फाइंड द AP एंड गेस कर सकते हो टर्म। पहला टर्म 3 है तो आपका जो AP था वो बन जाएगा 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 7 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 1 11, कितने का है, 4 4 का गैप, तो अगला टर्म 15 हो जाएगा। देन द फोर्थ टर्म इज 15 एंड देखो यू आर डन। 4 लाइन के क्वेश्चन है अभी के लिए, बड़े क्वेश्चंस पे भी हम पहुंचे नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ये सारी PDF आपको वहीं मिलने वाली है, तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, वरना ये चीज मिस कर सकते हो और रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता। तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 1 and 11। इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज 36 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे अपने को ना नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, एंड दैट इज फाइन, निकाल सकते हैं। हमें मालूम है जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो 11 है, एंड सम ऑफ द टर्म इज 36, और इन सबका सम ऑफ n टर्म्स जो दिया है, SN लिखा है ये 36 दिया है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा बताया था। और an मतलब जब लास्ट टर्म की बात करो, लास्ट टर्म लिखा है तो इसको l बोलोगे आप। तो लास्ट टर्म ये है, SN 36 दिया था, n पता नहीं है आपको,
फर्स्ट टर्म 1 था, लास्ट टर्म 11 था, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर आ जाएगा 72, दिस इज 72 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 12, तो इसको काटोगे 6 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे n आ जाएगा आपका 12 एंड यू आर डन। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो जानना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम दूसरा फॉर्मूला लगाते तो आंसर नहीं आता बट उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता, तो कॉमन डिफरेंस निकालते तो फिर लंबा हो जाता क्वेश्चन। इससे आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, आपने सिर्फ वैल्यूज रखी फॉर्मूले में एंड यू गॉट द आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी बातें ना हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। तब तक के लिए क्या करना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।